बंगाल में तो सीन में नहीं, और वो सीन में आते दिख भी नहीं रहे, कोई वहाँ कोशिश ही क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, बंगाल में जो है वहाँ सीन में कोई और है, पर हम लोग भी वहाँ प्रयास कर रहे हैं कि संगठन के माध्यम से सरकार में कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। दिख नहीं रहा। बाकी राज्यों की चर्चा नहीं हो रही है। पूरे दौरान 5 राज्य में चुनाव होने वाले हैं, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरला, असम और बंगाल। क्या हो रहा है तमिलनाडु में, आपका क्या है? सिर्फ बंगाल की चर्चाएं हैं भाई। जीरो केरला में कितने सीट है सामने वाले की, वहाँ किस तरह की लड़ाई होगी, तमिलनाडु और में क्या हाल है, कहने की ज़रूरत नहीं है। और इस बार असम से भी जा रहे हैं, पर बंगाल में सबसे ज़्यादा फोकस है। क्यों है? सबको पता है कि वहीं से नफरती एजेंडा जो है आगे बढ़ेगा, और एक जो नैरेटिव देने का काम इस देश में है, चूँकि मुद्दों पर बात तो होगी नहीं, तो नफ़रत के एजेंडे से कहीं ना कहीं लोगों को भरमाया जाएगा और दिखावा कराया जाएगा। तो आपको पता है कि कैसे करेंगे, फिर भी आपको कोई तैयारी नहीं? हमारी तैयारी पूरी है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। अभी आपने देखा बंगाल में भी कई सीनियर लीडर्स जो इनके तरफ थे या ममता दीदी के तरफ थे, वो सब लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ ज्वाइन भी किया है, और आगे भी संगठन के स्तर पर काम चल रहा है। हम लोग तैयार हैं पूरी तरह से। बंगाल में इस बार दाल दोनों की नहीं गलेगी। कांग्रेस एक अच्छी स्थिति में वहाँ पे मजबूती के साथ आगे आई। दाल जिसकी गलेगी तड़का लेके बैठे हैं। देखिए, ऐसा है कि बंगाल में तो हाफ सेंचुरी ये लगा चुके सत्ता से दूर रहने का। 50 साल हो गए कांग्रेस को सत्ता में। अंतिम मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रहे। उसके 75 के बाद से बंगाल में कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं। खैर, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। ये अपनी हार की दास्तां लिखें, हम अपनी कहानी बताते हैं। 2012 बंगाल का चुनाव, 2 विधायक आए थे। 2014 2 MP आए थे, और वहाँ से हमने कहानी शुरू की। 2019 18 MP, 2021 का चुनाव 2 MLA से 77 MLA, 24 में 12 MP, लेकिन वोट बढ़ गया 20 लाख। आज हमारे तृणमूल के वोट शेयर में मात्र 40 लाख वोटों का अंतर है। अब बंगाल तो कटवा दिए। एक मिनट, वही कह रहा हूँ। बंगाल में जो ये छटपटाहट है, बंगाल में जो छटपटाहट है, ये वोट बैंक बचाने की है। ये वोट बैंक कहाँ से आया है? ये बांग्लादेश का वोट बैंक है, जो कि टीवी पे रोज दिन आप लोग दिखा रहे हैं कि सर पे लाद लाद के वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। फिर वो कहेंगे आप रोकना आपका काम है, आप नहीं रोकोगे? घुसपैठियों को क्यों रोकेंगे हम तो और लात मार के भगाएंगे। घुसपैठिए तो इनके दामाद लगते हैं ना, हमारे नहीं है। और जहाँ तक रही असम की बात, वहाँ प्रियंका गांधी जी चली गई हैं, तो असम में लड़ाई नहीं रहेगी, एक तरफा निकल जाएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ संतन के पांव पड़ते हैं वहीं बंटाधार हो जाता है। देखिए, घुसपैठिया जो यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह की कांग्रेस की केंद्र में थी, तो 90,000 घुसपैठिए को लात मार के हमने बाहर किया था। इनके समय में 10 साल में मात्र 5400 घुसपैठिया बाहर हुआ, और SIR जब बिहार में हुआ तो 400 मात्र घुसपैठिया, उसमें भी नेपाली नागरिक ज़्यादा थे। तो सच्चाई ये है कि मोंडी जी जो हैं, मोंडी जी के लिए सबसे ज़्यादा प्यारा कोई है तो वो कौन है? घुसपैठिया ही और बांग्लादेशी ही है, पर बोलने को कुछ भी बोलते हैं। ये जो आंकड़ा बार बार दिया जाता है कि उस सरकार में ज़्यादा बाहर डिपोर्ट किए गए थे, आपके में कम किए गए हैं, तो आप निकालिए ना, अगर निकालना बाहर निकालिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे देश के गृह मंत्री ने साफ कहा कि 3D पे काम हो रहा है: डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। 84,000 आर्थिक भगोड़े जितने अपराधी हैं, जिनको अरेस्ट करके अलग अलग डिटेंशन सेंटर में रखा गया, उनके डिपोटेशन पे काम चल रहा है ऑलरेडी। ये जितने करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए वापस लौट रहे हैं, जो आप बांग्लादेश बॉर्डर पे आप लोग बार बार दिखा रहे हैं, वो देख के ममता दीदी का और कांग्रेस पार्टी का दिल जलता है। इसलिए दिल जलता है क्योंकि हाय मेरा वोटर भाग गया। आप कौन देगा? सच तो है कि दिल जले ये हैं और दिल किसी और का जलता है। उसी घुसपैठिए के बहाने जो है पूरी देश में राजनीति चल रही है, पर घुसपैठिए यहीं रहेगा। अब घुसपैठिए किसके समय में सबसे ज़्यादा हुआ? 11 साल में आपकी सरकार है, तो पकौड़ा तो आप तल नहीं रहे हैं, क्यों नहीं उसको भगाते हैं? पकौड़ा मत तलिए, उसको भगाइए, और उसके लिए सब लोग खड़े हैं। पर ये जो जब चुनाव आएगा, जहाँ जहाँ चुनाव आएगा वहाँ घुसपैठिए। दिल्ली में भी जब चुनाव आया था तो दिल्ली के जितने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे वो सब घुसपैठिए हो गए थे। बिहार में चुनाव आया, 67 लाख लोगों का वोट कटा, सब घुसपैठिए माने गए उस टाइम में। आज जो है कहते हैं कि वो बोरिया बिस्तर लेकर के बॉर्डर से बाहर जा रहा है। अरे भैया, कोई घुसपैठिया ऐसे जा सकता है? उसके लिए सरकार क्या हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है? सरकार का काम है ऑथोराइज ढंग से उसको डिटेंशन सेंटर में डाले, तो क्या, तो बॉर्डर पर लाइन लगी हुई है। झूठ का भी एगो कम से कम उसकी भी एक लिमिट होती है। अब मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं तो प्रवक्ता बेचारे बोलें तो इसमें मैं क्या कहूँ कुछ।
देखिए, मैं यहाँ पे, हम लोग अभी नोएडा में बैठे हुए हैं, सारे बच्चे भी हैं, यहीं के रहने वाले लोग हैं। यहाँ पे अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि बांग्लादेशियों की संख्या की पिछले 30 वर्षों में यहाँ बढ़ गई कि नहीं बढ़ी, और उनको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। गुड़गांव हो, एनसीआर हो, कहीं भी हो, हर जगह गाड़ी साफ करने वाला, घर में काम करने वाली, सब बांग्लादेशी इलीगल है। उस इलीगल इमिग्रेंट के लिए क्यों हमदर्दी है? कैसे कैसे पता चले कि बंगाल के हैं कि बांग्लादेश के हैं? नहीं, बंगाल और बांग्लादेश में बहुत अंतर है। हाँ। आपको डिजिटल मैपिंग जो हो रही है अभी लगातार, कि आपका नाम ये है, वोटर लिस्ट में नाम आपका है अजय आलोक का नाम, पिताजी का नाम गोपाल प्रसाद सिन्हा, ठीक है, ये मेरा जेन्युइन वोटर हूँ मैं। वहाँ पे आ रहा है मुस्तफिजुर रहमान, पिता रामसुंदर दास। इस तरह से बिहार में 35 लाख वोट जो डिलीट किए गए, 65 लाख में मरने वाले भी थे, डुप्लीकेसी भी थी और स्थानांतरित थे। 35 लाख वोट स्थानांतरित में 35 आदमी प्रोटेस्ट नहीं करने आया कि मेरा वोट नाम काट दिया गया है। ये आप सोचिए कितनी बड़ी समस्या है ये। 8 से 9 करोड़ अंदाजन है घुसपैठिए यहाँ पे, जिनको निकालना है हमें किसी भी हालत में। और अब जब प्रण दृढ़ संकल्प कर चुके हैं तो एक मुख्यमंत्री चिल्लाती है बंगाल में, होम डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देगा। ये सिर्फ बंगाल के चुनाव तक सारे डेटा हैं। बंगाल चुनाव खत्म होगा, घुसपैठिए जो है अपने आप खत्म हो जाएगी सारी चीज़ें। सच तो ये है जो इन्होंने बात रखी है, दिल्ली या आसपास में या अन्य शहरों में जो लोग भी गाड़ी सफाई करते हैं वो घुसपैठिए नहीं हैं। ये गलत आप बोल रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ के एक नागरिक को केरला में मार दिया गया, ये कह कर के कि वो बांग्लादेशी है। उड़ीसा में मार दिया गया हमारे ही नागरिक को, ये कह कर कि वो बांग्लादेशी है। ये हेट्रेड जो फैला रहे हैं, इसके कारण वो जो काम करने वाले बेचारे गरीब हैं, उनकी कोई वो आजीविका उसी गाड़ी सफाई से होती है, उनके साथ नाइंसाफ़ी है। ऐसा मत कीजिए। यदि है वैसा व्यक्ति, उसको डिटेंशन सेंटर में डालिए। ऊपर से नीचे तक आपकी सरकार है, डबल इंटर, ट्रिपल इंजन, ट्रबल इंजन, सब इंजन आपकी है। तो इस इंजन से कुछ तो काम कीजिए। ये खटारा इंजन लेकर के क्यों घूम रहा है? एक अंतिम बात बोलूंगा, कवियों का सेशन है, राजनीति हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं, इसलिए मैं तो आप लोग को सुनने आया हूँ। इतनी मजबूती से घुसपैठिए बांग्लादेशी पे ही लोग बोल रहे हैं। इतनी मजबूती से फिलिस्तीन का बैग लेके संसद पहुंच जाती हैं मैडम। इतनी मजबूती से बांग्लादेशी के हिंदुओं के बारे में बोल देते हैं जिनको मारा जा रहा है। इस पे आवाज नहीं निकलेगी, राहुल गांधी की आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि राहुल गांधी का पूरा गांधी परिवार हिंदू नहीं है। दिक्कत यहाँ है। ये मुसलमान तुष्टीकरण अब नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि कवियों पे ही चलने दीजिए, थोड़ा रस आप लोग दिलाते रहिए, नहीं तो इनको तो इस्लाम का ऐसा रस लगा हुआ कि कुछ है ही नहीं इनके पास। ये मोंडी जी जो है, इतना मोंडी उठा करके जो चिल्ला रहे हैं, मोंडी जी के भक्त, उनको ये समझना चाहिए कि उसी फिलिस्तीन को लेकर के सरकार का क्या स्टैंड है। सरकार क्या कही कि फिलिस्तीन के जो मारे जा रहे हैं, क्या उसके साथ सरकार खड़ी हुई? भारत सरकार की नहीं। तो आप भारत सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं। ठीक है, प्रियंका जी और गांधी परिवार से आपको नफरत हो सकती है, तो इस देश के सरकार से भी नफरत है। सरकार के प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता होकर के यदि ऐसी भाषा बोल रहे हैं, मुझे लगता है कम से कम इतनी बेसिक शर्म तो होनी चाहिए। भारत की विदेश नीति के साथ ही आप कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं यहाँ पे बैठे हुए सब लोग, आप लोग गूगल कीजिए जरा, फिरोज गांधी का एक्चुअल स्पेलिंग बताइए इनको क्या था। GHANDY। नाम चोरी करके गांधी बन गए, उधार के गांधी लोग। शर्म मुझे सिखा रहे हैं। अच्छा, गूगल करने की किसी को जरूरत नहीं है। MODI, मोदी भी तो हो सकता है। मोदी बोलिए, मोदी ही बोल रहे हैं ना, मोदी। ठीक है, चलिए ठीक। मोदी बोलना है, मोदी बोलो। एक मिनट, मोदी बोलना है, वो वैसे ही बोलते हैं मोदी, बोलिए मोदी जी हम लोग बोलते हैं, हम लोग मोदी जी बोलेंगे। लेकिन देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके दिल में, छाती में कटार घुसा के बैठा हुआ है और आपको दिक्कत। ये जो खटार और गटार जो कर रहे हैं, बेसिकली इनके छाती में महात्मा गांधी का जो है गटार, जो इन्होंने छाती में लगाया था ना महात्मा गांधी को, वहां से इनको नफरत है। गांधी के कारण इनको नफरत है। आज भी वो नफरत इनके हर मंच पर दिखता है। गांधी से इतनी नफरत क्यों करते हैं आप? ये चुनाव के वक्त घुसपैठियों की बात नहीं हुई थी। अगर आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से पिछले 15 अगस्त को, कोई चुनाव था, लोकसभा जीत के हम लोग आए थे तुरंत, लाल किले से उन्होंने डेमोग्राफिक मिशन की शुरुआत की थी। लाल किले से अगर देश का प्रधानमंत्री बोलता है तो इसका मतलब कि चुनाव की बात नहीं है, ये देश का मिशन है, डेमोग्राफिक मिशन। ये हमें बचाना है क्योंकि हमारी अपनी संस्कृति है। दूसरी बात, खामोशी में ज्यादा शक्ति होती है बोलने से। एक खामोशी है, जिसे आप पगलवा ट्रंप कह रहे थे भी। एक खामोशी ने पगलवा ट्रंप के 2 स्टेटमेंट्स बदल दिए। कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मोदी जी को मुझे खुश करना जरूरी है, वो चाहते हैं कि मैं खुश रहूं।
और कल का स्टेटमेंट क्या आया, मैं जानता हूं प्रधानमंत्री मोदी मुझसे नाराज है, मुझसे खुश नहीं है, तो खामोशी में ताकत है। जब खामोश रह के आपकी बोली बदलवा दूंगा ऊपर से नीचे तक, तो आप मेरी अर्थनीति तय करोगे। इतनी हैसियत आप में कहाँ। आप ताकत रखो ना खामोशी से। अभी अभी आ रहा था मैं यहीं पे इसी कार्यक्रम के लिए, तो नीचे कुछ भक्तों की मंडली मिल गई मुझे। वापस में चर्चा इसी वाले पे, अभी नीचे आ रहा था मैं नीचे से, तो कुछ भक्तों की टोली मिल गई नीचे। और आप जो अभी बोल रहे थे ना, तो वो दावा जो आप कह रहे हैं ट्रंप वाला दावा, उसी पर चर्चा चल रही थी। तो उसमें एक भक्त जो है चीख चीख करके बोलने लगा। क्या बोला जरा मैं उसी की बात को मैंने सोचा कि मैं भी रुक के सुन लेता हूँ। तो वो भक्त ने कहा, मैं नहीं मानता अपना वाला ट्रंपवा के मिलने के लिए अनुमति मांगी होगी। मैं नहीं मानता कि अपना वाला ट्रंपवा के मिलने के लिए अनुमति मांगी होगी। मैं नहीं मानता व्यापार के डर से पाकिस्तान से सीज फायर की होगी। और मैं नहीं मानता अमेरिकी दबाव में रूसी तेल कम किया होगा। ये उसने बोला, भक्त ने बोला, भाई मैं नहीं मानता। पर हाँ, उसमें से कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। तो बोला कि पर हाँ, आप में से कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं तो इतना मानता हूँ, अपने वाला को कभी कभी सरेंडर की आदत है, पर 56 इंच वाला इतनी जी हजूरी कर सकता है क्या? एक प्रश्न भी उसका था। अपने वाला खुद को व्यापारी कहता है, पर राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान को ताक पे रख सकता है क्या? माना अपना वाला थोड़ा बड़बोला है, पर स्वाभिमान गिरवी रखकर इतनी लंबी चुप्पी धारण कर सकता है क्या? भाई चौहान साहब, मैं नहीं मानता अपना वाला ऐसा किया होगा। अब देखिए, इतने में एक भक्त ने मुझसे पूछ ही लिया कि आप कौन? मैंने बोला, प्यारे भक्तों, मैं भी एक देशभक्त हूँ, पर आपकी तरह नहीं अंधभक्त हूँ। आपके बीच एक प्रश्न छोड़कर जाता हूँ, तब तक लपेटे में नेताजी का कार्यक्रम रिकॉर्डिंग करके फिर आता हूँ। मैंने बोला, प्रश्न देखिएगा, आखिर में वो कौन सी मजबूरी थी कि तुम्हारा सोनम बेवफा निकला? पहला प्रश्न ये है। उनसे कहा है कि भाई तुम तब तक तैयार रखना। और दूसरा, साहब क्यों अपना लब खोलते नहीं, क्यों ट्रंप पर कुछ बोलते नहीं? ये दो प्रश्न है। जाता हूं तो वो तो बता दिया उन्होंने कि वो ताकत है। वो तो हाँ, टैरिफ का असर बस इतना पड़ा है, ट्रंप ने हम पे टैरिफ लगाया। जब टैरिफ लगाया था तो हमारा एक्सपोर्ट था $122 बिलियन। आज टैरिफ लगे हुए 4 महीने हो गए, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया $142 बिलियन। टैरिफ लगाने से तो हमारे 3 FTA हो गए, उसके बाद यूरोपियन यूनियन से फिर FTA होने वाला है। जीडीपी वर्ल्ड में सबसे स्ट्रांग हमारी 7.5%। क्या कर लेंगे टैरिफ लगा के? अपने अमेरिकी को मार रहे हैं। भाई टैरिफ का हम पे क्या असर पड़ा? उनके यहाँ सामानें महंगी हो गई, उनके नागरिकों को दिक्कत है, हमारे ट्रेड में नहीं फर्क पड़ा। यहाँ गुजराती कई सेक्टर तो है, गुजराती बैठा हुआ है, एक दरवाजा बंद होगा 100 दरवाजे खोल लेता है, यही फर्क है। अब जहाँ तक रहे ट्रंप बाबा, हमें अमेरिका से एक अच्छे रिश्ते हमेशा चाहिए, और वो अच्छे रिश्ते कभी हमारे स्वाभिमान की बुनियाद पर नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री ने हमेशा बोला है, न नज़रें नीचे करके बात करता हूँ, न नज़रें ऊपर करके बात करता हूँ, मैं आँख से आँख मिला के बात करता हूँ। और भारत को कोई झुका नहीं सकता, चाहे हम किसी भी पॉलिसी में रहें। एकदम दिमाग में बैठा के रखिए कि भारत को कभी कोई झुका नहीं सकता। आज किसी में ताकत नहीं है, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, सबको भारत से मिलके ही चलना है। भारत के बिना किसी की गाड़ी नहीं चलेगी। जैसा कि अजय भाई का या भाजपा के लोगों की आदत है, यहाँ भी आदतन वो हालात ले आए, कहाँ की बात कहाँ ले आए। अरे भाई, सच्चाई तो ये है कि अमेरिका का राष्ट्रपति सिरफिरा हम बोल रहे हैं, ऑन एयर बोल रहे हैं, उस पर जवाब तो दो। वो बात मोदी जी के लिए सिर्फ नहीं है, इस देश के 140 करोड़ लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान की है, राष्ट्र की बात है। और राष्ट्र की बात पर यदि बार बार वो इस तरह की कि मैंने, वो कह रहे हैं जवाब न देना जवाब है। अरे जवाब न देना जवाब है, जो बोलते बोलते थकते नहीं, वो इतनी लंबी चुप्पी धारण कर रहे हैं, ये क्या है? देश ये जानना चाहता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति की हिम्मत कैसे हो जा रही है बार बार भारत जो सबसे बड़ा विश्व में लोकतांत्रिक देश है उसके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। अभी ऐसा है कि अमेरिका की ही फाइल्स निकली, पेपर में आज ही निकला है, अमेरिकन फाइल्स ही निकला, जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि भारत ने कभी मध्यस्थता के लिए या पाकिस्तान वॉर में भारत ने कभी अमेरिका को अप्रोच नहीं किया, पाकिस्तान ने अप्रोच किया, ये अमेरिकन ही कह रहे हैं।
तो भाई हम क्यों जवाब दें? विश्व की कूटनीति है, ये लीडर ऑपोजिशन विपक्षी पार्टी होके अमेरिका के राष्ट्रपति को सिरफिरा कह रहे हैं, मुझे ये ठीक नहीं लगता है। क्योंकि हमारे अमेरिका से रिश्ता अच्छे हैं, अपने स्वाभिमान के दम पे अच्छे नहीं हैं। हम किसी भी हालत में अपने स्वाभिमान को नीचे नहीं गिराएंगे। हम नरसिम्हा राव की तरफ मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, जो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखे थे कि अब मेरी सरकार को कोई हटा नहीं सकता क्योंकि जॉर्ज बुश मेरे पीछे खड़ा है। सन 1996। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री इतिहास में नहीं बनेंगे कि मैं आपको लिखित दे सकता हूँ। अजय भाई ने एक सफ़ेद झूठ आपके सामने परोस दिया। ये कोई फाइल अमेरिका वाली नहीं खुली है, ये चाइना का विदेश राज्य मंत्री जो है वहाँ का प्रवक्ता, वो ये लाइन बोला है जिसको ये अमेरिका के नहीं, वो जो बात वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की फारा के फाइलिंग की बात है, वो अलग है। लेकिन ये जो बात आई है, ये चाइना का कोई उप मंत्री है जिसने बोला कि भाई वो मध्यस्थता नहीं कराने की बात की थी। ये पब्लिक डोमेन में, प्रोफेसर साहब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, नहीं वो तो मैं बता, जो ये बात की पाकिस्तान ने इतनी बार वो किया था, वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की फारा के एक्ट के तहत जो वहाँ पे फाइलिंग्स हुई हैं उससे निकली है। ठीक है, लेकिन इसमें चाइना का भी एक किसी उप मुख्यमंत्री ने डाला है, उप मंत्री ने, कि भाई ये पाकिस्तान और इंडिया के सीज फायर में अमेरिका का कोई रोल नहीं था। पर वो जो बार बार चिल्ला रहा है, वो कहता है कि मैं आई कमिंग सर, तो उसके क्यों, मैं मुझे एक बात बताइए, मैं उसकी सुननी है या नहीं सुननी है? नहीं, मैं हम अपने प्रधानमंत्री को भी छोड़िए, मैं कह रहा हूं कि उसकी सुनने, जो आदमी कुछ भी बोल रहा है, वो जो 28 अपाची हेलीकॉप्टरों को 68 अपाची हेलीकॉप्टर बोल रहा है, तो वो कुछ भी जब बोल रहा है तो उसकी क्यों सुननी है हमने? कुछ भी नहीं बोल रहा है ना, वो हम पर 50% टैरिफ भी लगाया है हमारे देश पर, जिसके कारण बहुत सारे जो उद्योग हैं, एमएसएमई है, वो बर्बाद तबाह हो रहे हैं, जो एक्सपोर्ट करते थे कपड़े। बेशक डाटा, तो फिर उसको पुचकारना है या उससे मुकाबला करना है? भाई आप जवाब तो दो, डिप्लोमेटिक अंदाज में आप जवाब दो, आप कुछ उस पर बात रखो। क्यों हम पर इस तरह की बात बार बार कर रहा है? हमारे देश के मान स्वाभिमान से बड़ा थोड़े है आपकी व्यक्तिगत मित्रता और दोस्ती, या कोई मजबूरियां हैं आपकी। यदि कोई ऐसी व्यक्तिगत आपकी मजबूरी है तो इसके कारण देश को मजबूर मत कीजिए आप। अगर मजबूरी होती व्यक्तिगत ही तो फिर टैरिफ लगता ही क्यों? टैरिफ लगना ही नहीं चाहिए था, फिर टैरिफ बढ़ता क्यों? अगर मजबूरी होती, मजबूरी तो यहाँ बगल में भाई साहब की है, आज से नहीं, 1971 के लोकसभा के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि ये भाई साहब तो अपने परमाणु के सारे पेपर्स, भारत के परमाणु कार्यक्रम के पेपर्स इंदिरा गांधी देना चाहती थी पाकिस्तान को। ये लोकसभा के फाइल्स में, तो मजबूरी किसकी थी? हमारी कोई मजबूरी नहीं है, अपनी शर्तों पे भारत चलता है, अपनी शर्तों पे चलेगा। एक फिर झूठ फैलाया इन्होंने। इंदिरा गांधी ने ऑलरेडी पोखरण विस्फोट किया और भारत 74 में भारत परमाणु शक्ति बना, और वही इंदिरा गांधी थी कि निक्सन से लेकर और किसिंजर तक को औकात दिखा करके और बांग्लादेश को आज़ाद कराया। तो ये एक रणनीति के तहत नैरेटिव फैलाना अलग बात है, पर देश के मान सम्मान के साथ यहाँ भी धोखा देना ठीक नहीं। दूसरी बात, अभी आपने चर्चा कर रहे हो कि भाई कुछ नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी जो रसा से तेल ले रहे हैं, तेल के कारण 25% का जो है हम पे टैरिफ अलग से लगाया है, और वो तेल का खेल कहाँ चल रहा है सबको पता है। हो सकता है यहाँ बोलना आपके लिए उचित नहीं है, पर मैं बोल सकता हूँ, न्यारा कौन सी कंपनी है, वो लेकर के वहाँ से तेल और खेल कर रही है यूरोपियन देशों में। हमको क्या लाभ, यहाँ के लोगों को क्या लाभ मिल रहा है? एक तो टैरिफ हम झेल रहे हैं और यहाँ तेल का दाम कम नहीं हो रहा है। तो ये तेल का खेल करके जनता का तेल मत कीजिए, देश का उत्थान कीजिए। हम तो दोनों तरफ बोल रहे हैं, और बोल सिर्फ नहीं रहे हैं, सरकार चूँकि है तो सरकार के साथ इस दोनों मुद्दों पर हैं। ट्रंप से भी जवाब चाहिए, और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर भी जवाब चाहिए। CWC से लेकर के सीनियर लीडर्स जितने हमारे हैं, सब ने इस पर अपनी बातें रखी है। पर सच्चाई ये है कि आज भी आप जैसे जागरूक कवि या इस देश की मीडिया, कांग्रेस जो प्रतिपक्ष में है उससे आशाएं लगाई हुई है, पर इनसे जो है ऐसे लोगों से, एक 2 लाइन की है, ऐसे लोगों से उम्मीद रखना बेमानी है जो सत्ता में है, ऐसे लोगों से उम्मीद रखना बेमानी है जिनके आंखों का मर गया पानी है। आज वो नहीं रहा, यदि उम्मीद तो सरकार से रखी जाती है। विपक्ष आपके साथ खड़ा है, आप आइए, आगे चलिए। बांग्लादेश में यदि कोई इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं उस पर सरकार कड़ा कदम उठाए, पूरा विपक्ष, देश का एक एक नागरिक आपके साथ रहेगा। ट्रंप जिस तरह बार बार अपने सिरफिरापन के कारण बेइज्जती कर रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। हमारा भी वो प्रधानमंत्री हैं, और हम चाहते हैं कि उस पर भी माकूल जो ज़रूरत हो उसका जवाब मिले। देखिए, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी 4 दिन पहले
मुझे लगता है ये डिनाई नहीं करेंगे होपफुली। हर चीज़ में मुझे झूठा बता दे रहे हैं, बाद में खुद मुंह का खाना पड़ जा रहा है। तो 4 दिन पहले कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में पीसी हुई थी, केसी वेणुगोपाल थे और हमारे जयराम रमेश। नाम में जयराम है, काम सब राक्षसों वाले हैं। अब दोनों से पीसी खत्म होने के बाद जब पत्रकारों ने पूछा कि बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग गए। आइए कहते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में हम बोल रहे हैं CWC से लेके। यही होता है झूठ। क्यों झूठ परोसते हो भाई? राहुल गांधी जी का हर चीज़ में ट्वीट आ जाता है। एक भी ट्वीट राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जी का आया बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में? कभी आया? किसी ने पढ़ा हो तो बता दीजिए मुझे। नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में कुछ भी लिखा गया? नहीं लिखा गया। आपको डर लगता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में कुछ बोलेंगे तो यहाँ का भाईजान नाराज हो जाएगा, यहाँ का घुसपैठिया नाराज हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं तो इनको दिक्कत हो जा रही है। अजय भाई तो व्यक्तिगत अच्छे हैं, लेकिन सच्चाई है कि झूठ के मास्टरी भी इनको हो गई है मोदी जी जब से उधर गए हैं तब से। सच तो ये है कि प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट के पटल पर, पार्लियामेंट चल रहा था, संसद में ये बात उन्होंने रखी और डंके की चोट पर रखी कि भारत सरकार जो वहाँ पे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रही है उस पर कार्रवाई करे, चाहे वो डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाए या ज़रूरत पड़े जो भी, उसके साथ हम खड़े हैं। अब इसके बाद भी यदि कुछ रह जाता है और अभी भी ये झूठ भ्रम फैला रहे हैं आप, तो मुझे लगता है कि भगवान ही मालिक है। फिर पार्लियामेंट में पूरे देश को प्रियंका गांधी का बैग दिखा था जिस पे लिखा हुआ था गाजा। सारे टीवी चैनल पे ऐसे करके लटका के बगल में लिखा हुआ है गाजा। किसी को पार्लियामेंट में आज तक प्रियंका ने क्या बोला सब कुछ चला देते हैं, सुना देते हैं। ये नहीं हुआ है। झूठ मत बोलिए। हम जानते हैं आपकी सिंपैथी नहीं है हिंदुओं के बारे में, क्योंकि खुद वो लोग हिंदू नहीं है तो कहाँ से हिंदू का सिंपैथी? पार्लियामेंट में बांग्लादेश पे बोला तो था जो बोल रहे बांग्लादेश में एक लाइन मेंशन करना और आपके ट्वीट करना और आपको उनके साथ खड़े होने की बात करना। हम कह रहे हैं, RSS कह रहा है, बीजेपी कह रही है कि हम बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़े हैं, वो एकजुट रहें, उनको जो मॉरल सपोर्ट चाहिए और जिस जिस बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत आना है आइए, CA के तहत हम नागरिकता देंगे हिंदुओं को, कोई हमें रोक नहीं सकता है। आप क्यों नहीं खुल के कह रहे हैं भाई? पूरे देश, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ पूरे विश्व में अगर हिंदू हिंदुस्तान में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? हमारा एक लौता देश है। देखिए हमारी धरोहर मुगलों की हो सकती है, हमारी विरासत नहीं है। लाल किला, ताजमहल हमारी धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक विरासत नहीं है। हमारी सांस्कृतिक विरासत हिंदू पद्धति है, हिंदू देवी देवता हैं और हिंदू ही रहेंगे। और विश्व में कहीं भी हिंदुओं को अगर दिक्कत होगा तो भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान देश उन हिंदुओं के लिए खड़ा रहेगा। देखिए, देख लिया ना पूरा मकतब इनका। शांति का पाठ पढ़ाते हैं और बार बार नफरत की आग जलाते हैं। कैसे? इनका भी फिर आ गया वही हिंदू मुस्लिम एजेंडा। अरे भाई, देश का हमारा नागरिक किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का तो है, तो हमारा है। यदि बांग्लादेश में कोई घटना हो रही है, हिंदू पर हो या किसी माइनॉरिटी पर हो, ये गलत है और भारत सरकार को बोलना है ना, तो मुंह क्यों दही जमा के बैठी हुई है? सरकार क्यों नहीं बोल पा रही है? तो इसके लिए भी कांग्रेस और बाकी लोग बोलने पर सरकार नहीं बोलेगी। उनके एम्बेसडर को, उनको एम्बेसडर, डिप्लोमेटिक उनके एम्बेसडर को बुलाया है ना, और क्या करना है? अरे भाई, उसके बाद विदेश मंत्री गए ना, वहाँ क्या बात रखी? अभी तो गए थे ना शेख हसीना जी के, उनके खालिदा जिया के मौत पे, उसमें क्या कहा वहाँ? तो ये सब सिर्फ नफरती एजेंडा बंद कीजिए। सच्चाई है, यदि कार्रवाई करनी है तो ईमानदारी से कीजिए, सब लोग साथ हैं। लेकिन कार्रवाई नहीं करनी है आपको तो चुनाव तक हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाना। क्या करें कार्रवाई? इनसे जरा पूछ लीजिए, सिखा दें जरा हमें विदेश नीति। नहीं, ट्रम्प की तरह जाके यूनुस को उठा के ले आए क्या? यही चाह रहे हैं ये? क्या मतलब कुछ भी बोलना है? हम डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट कर चुके। जैसी सत्ता परिवर्तन हुआ, मोहम्मद यूनुस आया, हमने अपने पोर्ट्स का इस्तेमाल करने बांग्लादेश को रोक दिया। आज बांग्लादेश इसके लिए सफ़र कर रहा है। धीरे धीरे हम टाइटन करते जा रहे हैं स्क्रूज। आपको वैश्विक परिस्थिति के हिसाब से काम करना है कि अपने हिसाब से? विपक्ष में आने के बाद ये भी भूल गए कि सत्ता में 60 साल तक आप थे, बांग्लादेश आपने बनाया। आज एक सवाल पूछूं, क्यों बांग्लादेश बना दिया? ले लेते भारत के अंदर ही, झंझट ही नहीं होता आज ये। समय तो जानते नहीं, अब इतिहास फिर सिखाना पड़ेगा। मैं सिखाना नहीं चाहता, इंदिरा गांधी से ही सीख लेते जब कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। जहाँ तक बात है व्यापार की, अभी गोडा का जो बिजली पाइपलाइन है वो भेज रहे हैं। और गोडा का बिजली पाइपलाइन किसका है? साहब के मित्र का है, अडानी जी का। उसको तो अभी भी भेज रहे हैं। और दूसरा यहाँ अपने कुछ लोगों को लगा दिया है कि बस जा करके सिर्फ प्रदर्शन करो। अरे भाई, सरकार से प्रश्न पूछा जाएगा। आप सरकार में हैं, हम थे तो हमसे भी पूछते थे, अभी भी आप नेहरू जी से पूछते हैं। तो आज आपसे पूछने में क्यों अपना मिर्ची लगता है? आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए आपको। नेहरू जी से इसलिए पूछते हैं, नेहरू जी को इसलिए गलत मानते हैं क्योंकि भारत की सांस्कृतिक विरासत को नेहरू ने नष्ट किया। हमें अंग्रेज और मुसलमानों से और इस्लामिक से प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम है जो अपने आप को नेहरू कहते थे, जो अपने आप को हिंदू कहते थे, उन्होंने हिंदू सांस्कृतिक विरासत को नष्ट किया। सोमनाथ का
तीन दिन का 1000 साल हो गए, किसने सोमनाथ नहीं बनने दिया? पढ़िएगा आप लोग सब जाके कि कैसे सोमनाथ के इन्होंने किया। हमारी सांस्कृतिक विरासत हमारे देश की पद्धति है, इसको नष्ट करने का काम नेहरू ने किया और नेहरू की ये गलती है, क्योंकि नेहरू नहीं थे, प्रधानमंत्री थे। मोदी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। और देश का प्रधानमंत्री अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होता है। सबसे बड़ा काम उसकी जिम्मेदारी है कि अपने देश की सांस्कृतिक पद्धति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करना। आज हिंदू को तो लोग जानना शुरू किए हैं पूरे देश में पिछले 10 वर्षों से। पहले हिंदू को कोई पूछता था, मजाक उड़ाते थे ये लोग, ये हिंदू ग्रोथ रेट है 2.2%। आज आके देखो क्या है हिंदू ग्रोथ रेट, 7.5%, टॉप इन द वर्ल्ड। मतलब एक कहावत है ना कि तुम क्या जानो नेहरू को सुनील बाबू, नेहरू को तुम क्या जानो सुनील बाबू। हिंदू की बात करते हो, ऐसे दावा कर रहे हैं। ये तो विवेकानंद जी को भी कर रहे हैं, उनको भी नीचा दिखा रहे हैं। हिंदू को तो कोई जानता नहीं था। अरे भाई 1893 की बात, उस शिकागो सम्मेलन को देखना कि क्या हिंदू के बारे में और सनातन धर्म के बारे में विश्व में पताका लहराने वाले विवेकानंद पर भी प्रश्न लगा रहे हैं। 10 सेकेंड। अभी इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर भ्रम फैलाया। सेम जो नेहरू जी उस समय चाहते थे, वही राम मंदिर ट्रस्ट बना करके और जन भागीदारी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर बनाओ। वही मंदिर की बात उस समय भी हुई थी। और देश की जब स्वतंत्रता की बात आई थी, स्वतंत्र हुआ था, भारत के सामने 3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था कि देश की पहचान आगे विश्व में कैसी होगी, दूसरी पहचान इतिहास के साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे, और तीसरी पहचान कि देश में जो संविधान के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता का चरित्र है वो कैसे बना रहेगा। ठीक है, लेकिन तीनों को हमने प्रयास किया। वो उससे सहमत, आज देश यहाँ तक उस तरीके से उस वक्त भी सहमत नहीं थे, अब भी सहमत नहीं है आप। हाँ, मंदिर निर्माण में क्यों ऐसा? मंदिर निर्माण पर वो उस नहीं सहमत है तो नहीं सहमत है, कोई लोग नहीं सहमत है। अरे आप सरकार में है तो पकौड़े मत तलिए ना। नहीं भाई, अगर उस समय वो प्रधानमंत्री थे, वो उन्होंने एक लाइन ली, इनकी दूसरी लाइन है, तो ये लाइन अलग होने में क्या प्रॉब्लम है? दोनों में अंतर है। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो ये नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति न जाएं, राष्ट्रपति गए। आज के प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया कि राष्ट्रपति नहीं जाएंगे। नहीं देखिए, मैं कह रहा हूं कि वो एक लाइन उस प्रधानमंत्री की थी, उससे वो सहमत नहीं होने में क्या प्रॉब्लम है? सहमत नहीं होने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो साफ हवा करना मुश्किल काम है, टेढ़ा काम है, समझ में आता है। पानी साफ करना मुश्किल काम नहीं है उतना। देखिए, इंदौर में जो हुआ वो निश्चित तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी है और इसमें हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। ये गलती है, इसको मान के उस पर काम हो रहा है, ठीक किया जाएगा। और उसकी देखा देखी पुनरावृत्ति कहीं और ना हो। दिल्ली में ऑटोमेटिकली परसों से वाटर ऑडिट शुरू हो गया है। 30,000 करोड़ की पाइपलाइन दिल्ली की पूरी बदली जाएगी। हर प्रदेश में जहाँ जहाँ हम हैं, उस घटना से सबक लेते हुए हर जगह की वाटर ट्रीटमेंट पाइपलाइन हर प्रदेशों में हमने काम शुरू कर दिया है, ताकि ये घटना नहीं हो सके। ये निश्चित तौर पे ये सबसे बड़ी विफलता है, ये एडमिट करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। हम वो नहीं है कि अपने हमसे कोई गलती हो गई तो हम उस पर पर्दा डालें। ये गलती है, ये इसको सुधारा जाएगा, भविष्य में किसी और प्रदेश में ना हो, इसको भी हम सुनिश्चित करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब रही आपकी बात, बाकी जितने आपने बात बोले अपने अपने ढंग से आप लोगों ने बहुत अच्छे हम लोग को मोती ग्रहण करवाया, आप लोग के विचार सुने, ये मज़ा भी आता है। एक गाना मैं भी गाया हूँ, वो एक गाना था, ओ राम जी बड़ा दुख। ये गाना राहुल गांधी गा रहे हैं। जी राम जी हो गया। हाँ वही जी राम जी, उसी पे जी राम जी, इसलिए तो राम जी लगा रहा हूँ। जी राम जी बड़ा दुख दीना, तेरे मोदी ने बड़ा दुख दीना, मेरी सत्ता भी छीनी, मेरा घर भी गंवाया, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दीना तेरे मोदी ने। तो मोदी को जितना गाली देना है देते रहो, जितना गाली दोगे उतना उनका खून बढ़ेगा, उनकी हेमोग्लोबिन बढ़ेगी और दुख आप ही को मिलेगा गुरुदेव, इसलिए कोसना बंद कीजिए। वैसे बड़े अच्छे आवाज़ है इनकी और इसके लिए मैं इनकी व्यक्तिगत प्रशंसा कर रहा हूँ। पर जी राम जी के मामले में सच बात है, इस देश के 12 करोड़ जो ग्रामीण मजदूर हैं, जिनके पास भूमिहीन हैं, उनके जीविका का आधार था, जिसको हमने राजनीतिक तौर पे उनको एक शक्ति दी थी, संवैधानिक शक्ति दी थी, 12 करोड़ मजदूरों का इन्होंने जो है, तो अब वो आपको वोट दे देंगे। और जी राम जी के माध्यम से जो अभी इन्होंने गाना सुनाया है, सच्चाई है कि वो गाना वही गरीब मजदूर लोग आ रहे हैं कि मेरी आजीविका क्यों आपने छीन ली। मोदी जी, मेरी आजीविका कम से कम रहने दो, ये अच्छी बात नहीं।
100 दिन मिलता था मनरेगा में, जी राम जी में 125 दिन मिलेगा। कोई मुआवजा नहीं मिलता था, 45 से 50 दिन का एवरेज काम होता था। इस जी राम जी में यह है कि मजदूर अगर 50 दिन भी काम करेगा तब भी राज्य सरकारों को 125 दिन का पैसा देना पड़ेगा। क्या गलत है भाई? आप मजदूर का हक क्यों मार रहे हो? 125 दिन काम मिलेगा, हाथ को शक्ति मिलेगी। अजी राम जी लग गया, बात है राम के नाम से एलर्जी है, राम क्यों लगा दिया? दिक्कत यही ना, कांग्रेस इसी में बर्बाद हो गई। हमसे दुश्मनी करते करते प्रभु श्री राम से दुश्मनी कर ली। वाजपेयी जी ने कहा था संसद के पटल पे, हमसे लड़ाई करो, भाजपा से लड़ाई करो, राम से लड़ाई मत करो। राम से लड़ाई की, इसलिए नाश हो गया इनका। भगवान राम को कैसे सियासी मोर्चे में लाने का काम ये करते हैं सबको पता है। भगवान राम पर नाम जरूर रख दिया, लेकिन भगवान राम के करोड़ों संतानों के पेट पे लात मारने का इन्होंने जो काम किया है, जो अधिकार था और केंद्र सरकार सारी बजट देती थी, क्या कहा इन्होंने? अब राज्य सरकार उस पर करेगी, बजट ही नहीं रहे। राज्य भी इनके ही हैं, आपका है ही नहीं। देखो राज्य भी इनके, केंद्र भी इनके, तो कोई वो मैटर नहीं है। राज्य सरकार रो रहे हैं, बहुत सारे राज्य सरकार की कहाँ से देंगे भाई? इन गरीब मजदूरों के साथ कैसे इस अन्याय को कैसे सहेंगे? इसलिए हम राम जी के सपूतों के साथ खड़ा होकर के देश में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं।